स्वागतम। आज का विषय है तंत्रयुक्तीनां अवगमने प्रयोगे च अभिनव पद्धतयः। जैसे कि कल हमने देखा था, तंत्रयुक्ति ये हमें एंशिएंट सब्जेक्ट लगता है। हम ये सोचते हैं कि तंत्रयुक्ति ये पुरातन शास्त्रों में का विषय है। अगर तंत्रयुक्ति पढ़ना है तो पुरातन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तंत्रयुक्तियों का अगर प्रयोग करना है तो वो प्रयोग पुरातन शास्त्रों में होता है। जैसे आयुर्वेद पढ़ रहे हैं आप, तो तंत्रयुक्तियों का आप प्रयोग करेंगे। जैसे आप अगर काम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आप तंत्रयुक्तियों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तंत्रयुक्ति डिवाइसेस ही बने हुए हैं आर्ष या प्राच्य शास्त्रों को समझने के लिए, या फिर उनका तंत्रयुक्तियों का इस्तेमाल वही हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। पर ऐसा सोच के हम तंत्रयुक्तियों का जो बहुत बड़ा डोमेन है, तंत्रयुक्तियों का जो बहुत बड़ा विस्तार है, तंत्रयुक्तियों का जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, उसको खुद होके नैरो कर रहे हैं, उसको खुद भी छोटा कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, जिसको आज पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है, जिसको लेके अलग अलग फील्ड में अलग अलग रिसर्च चालू है। उस फील्ड को या उस इंस्ट्रूमेंट को हम खुद होके छोटा करके एक सीमित दायरे में रख रहे हैं। आज हम क्या करेंगे? तंत्रयुक्तियों को समझने की अलग एंगल से कोशिश करेंगे। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स तंत्रयुक्ति। फिर ये देखेंगे कि आज कॉन्टेम्पररी साइंसेस में तंत्रयुक्ति को उपयोग है क्या? आप में से कोई इस बारे में कुछ बोलना चाहता है क्या? कि जैसे तंत्रयुक्तियां हैं, these are ancient devices of learning, ancient devices of constructing texts. But any one of you having any opinion about how modern technology works on Tantrayukti, how modern sciences are taking benefit of Tantrayukti. So friends, let us begin our journey now. First Tantrayukti is अधिकरण तंत्रयुक्ति। मुझे लगता है एक चीज मैं प्रामाणिक रीत्या पूछना चाहता हूँ, इसके थ्योरेटिकल डिटेल्स में जाने की जरूरत है क्या? भी सही में क्या मतलब, जिसको कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए, अदरवाइज वही रिपीट करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? अब अधिकरण मतलब क्या है, या अधिकृत्य, उच्चते, ये सब 3 दिन में आपको पता अगर चल गया है। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो आप अपने तरीके से पूछ लीजिए। फिर भी एक बता देता हूँ, यह अधिकृत्य उच्चते, जो आगे रख के हम बोलते हैं, जो विषय सामने रख के उसकी अवधि में, अभी देखिए ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स चालू हो रहे हैं। एक विषय सामने रख के उसकी अवधि में बोलना, उसकी अवधि में, उस विषय के अवधि में बोलना। जैसे मैं किस अवधि में बात कर रहा हूँ? तंत्रयुक्ति की अवधि में बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं हूँ। मेरी अवधि क्या है? तंत्रयुक्ति। वैसे ही जब अधिकृत्य उच्चते, एक विषय सामने रखिए, उसकी अवधि में बात करना, उसके डोमेन में बात करना। तंत्रयुक्ति एक अपने काम की डेफिनेशन बता रहा हूँ। अधिकृत्य यम विषयम अधिकरण नामकम अधिकृत्य प्रवर्तते। अधिकृत्य की डेफिनेशन देखिए क्या है? अधिकृत्य उच्चते नाम यम विषयम अग्रे प्रस्थाप्य तस्य अवधौ उच्यते, तस्य अवधौ उच्यते। यथा ज्वराधिकरणं नाम किम? ज्वराधिकरणं नाम किम? ज्वर व्याधि अधिकृत्य तस्य अवधौ उच्यते। अथातो ज्वर विदानं व्याख्यास्यामः। क्या कर रहे हो?
अब हम ज्वर के निदान की व्याख्या करेंगे। अब क्या होगी फिक्स हुई इसकी ज्वर, और ज्वर का क्या निदान। अब वो जो भी बोलेंगे वो इस ज्वर के निदान के संबंध में बोलेंगे। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। मतलब वो जो भी बोल रहे हैं उसका संबंध आपको किस चीज से जोड़ना है, ज्वर के निदान से जोड़ना है। अपने कानून की जो डेफिनेशन है वो तीसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की। अधिकरण है ना, अधिकरणम प्रस्तावः सामान्येन उक्तम अपि अर्थजातम यत् बलात् विशेषे अवस्थाप्यते तद अधिकरणम्। इस डेफिनेशन पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वो क्या बोल रहे हैं, अधिकरणम प्रस्तावः सामान्येन, अभी यहाँ चलो होता है, सामान्येन उक्तम अपि अर्थजातम यत् बलात् विशेषे अवस्थाप्यते। एक सामान्य उक्ति है, उस सामान्य उक्ति को विशेष अर्थ प्राप्त होता है अधिकरण से। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सामान्य उक्ति को अधिकरण तंत्र युक्ति से विशेष अर्थ प्राप्त होता है। जैसे कि स्नेहपानम कुर्यात् इति सामान्य उपदेशः प्रायेषु सर्वेषु अध्यायेषु विद्यते। आयुर्वेद क्या बोला जाता है, इसको स्नेहपान कराओ, इसको घी पिलाओ या इसको तेल पिलाओ। अगर ये उतना है तो इसको घी पिलाओ। अब ये क्या हुआ, ये हुआ सामान्य वाक्य, घी पिलाओ। अब इसकी युक्ति क्या है, इसमें सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ की प्राप्ति कैसे हो रही है। क्या करोगे इसके लिए, अधिकरण का इस्तेमाल करना। आप क्या देखोगे, देखो अत्र अधिकरण तंत्र युक्त्या ज्ञायते यत् कुष्ठ अधिकरण निर्दिष्टे स्नेहपाने कुष्ठः द्रव्यैः सिद्धमेव स्नेहद्रव्यं प्रयुज्यते। तथैव वातव्याधि निर्दिष्ट स्नेहपान समये वातव्याधिहर द्रव्यैः स्निग्धं स्नेहद्रव्यं उपयुज्यते। स्नेहपानम कुर्यात्, ये किस अध्याय में लिख रहे हो, समझो उन्होंने ज्वर अध्याय में लिखा है, तो उसका क्या मतलब होता है। अब ज्वर में इसको जो स्नेहपान देना है वो ज्वर हर द्रव्यों से स्निग्ध स्नेहपान देना है। मतलब ये स्नेहपान का टारगेट ज्वर को निकालना है। कुष्ठाध्याय में अगर स्नेहपान लिखा हुआ है तो उस स्नेहपान का टारगेट क्या है, कुष्ठ व्याधि का शमन करना। तो उसमें जो स्नेहपान इस्तेमाल करेंगे वो कुष्ठहर द्रव्यों से स्निग्ध स्नेह होगा। समझ में आ गया, स्नेहपान करना है ये तो सामान्य वाक्य हुआ, पर अधिकरण तंत्र युक्ति से हमने ये जाना कि ये वाक्य अगर कुष्ठ व्याधि के अधिकार क्षेत्र में आता है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ये घी बनाते समय आप कुष्ठग्न द्रव्यों को डाल के कुष्ठग्न द्रव्यों से स्निग्ध स्नेह बना के उसको दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ अधिकरणेन सामान्य उक्तस्य वाक्यस्य सामान्य उक्त वाक्य विशेषार्थ होता है। क्लियर, पूछना है किसी को, दोबारा बताऊं। देखिए कोई प्रवृत्ति ऐसे बिल्कुल बिल्कुल वैसे सेम है। ये जो आपके व्याकरण का अधिकरण है ये वही अधिकरण है, बिल्कुल सेम है, सेम। ये क्या बोलते हैं, एक जैसे व्याकरण के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ इसलिए मैं उस डोमेन में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब दोबारा उठ के खड़े हो जाएंगे अरे सर ये गलत बोल दिया। तो मैं व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ इसलिए मैं उसके एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। मैं जिस शास्त्र में आपको सही सही दृष्टांत दे सकता हूँ उसी शास्त्र में मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला, जैसे तंत्रकार बोलते हैं, ग्रंथकार बोलते हैं कि व्याधि में स्नेहपान करो, व्याधि में स्नेहपान करो।
अब ये वाक्य अगर कुष्ठ व्याधि में आता है तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको जो स्नेहपान देना है वो कुष्ठ हर द्रव्यों से सिद्ध किए हुए स्नेह का देना है। और अगर यही सूत्र वात व्याधि में आता है तो इसका क्या मतलब होगा? वात व्याधि हर द्रव्य स्निग्ध स्नेह। समझ में आ रहा है? सामान्य वाक्य को विशेष अर्थ प्राप्त हो रहा है अधिकरण तंत्र युक्ति से, है ना? अभी सवेरे नहीं उठना चाहिए, ये उन्होंने कहा लिखा हुआ है, ये उन्होंने लिखा है ज्वर अध्याय में। अब इसको आप सूत्र स्थान में नहीं ले जा सकते, श्लोक स्थान में नहीं ले जा सकते, क्योंकि श्लोक स्थान का जो अधिकार होता है वो पूरे संहिता पे होता है। आपको जो श्लोक स्थान में बताया जाएगा उसका एक्सटेंशन पूरे संहिता में होता है, पर आपको जो चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा अध्ययन में बताया जाएगा वो वहीं तक सीमित रहता है। हम उतनी ही डिटेल में जाएंगे। अभी उसके बाद की जो डेफिनेशन है वो हमारे पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलते हैं? अधिकरणस्य सविस्तर व्याख्या अष्टांग हृदय टीकाकारेण अरुणदत्तेन प्रदत्ता। शास्त्र अध्याय प्रकरण वाक्याख्य भेदैः तेन अधिकरणं निर्दिष्टम्। यहाँ से अपनी स्टडी चालू होती है। अभी अधिकरण में तंत्र युक्ति क्या है? अधिकरण में तंत्र युक्ति तो कैसे सिद्ध होगा? इस सीक्वेंस से सिद्ध होगा। इससे अधिकरण में तंत्र युक्ति तो आएगा। वो क्या बोल रहे हैं देखिए, अभी ये अधिकरण जो होता है इसके अंदर भेद किए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि अधिकरण जो है वो शास्त्राधिकरण होता है, अध्यायाधिकरण होता है, प्रकरणाधिकरण होता है और वाक्य अधिकरण होता है। समझ रहे हैं? दोबारा बताऊं, अधिकरण में शास्त्राधिकरण होता है, शास्त्राधिकरण होता है, उसके बाद में अध्यायाधिकरण होता है। जी और जी हाँ, शास्त्राधिकरण, अध्यायाधिकरण, प्रकरणाधिकरण और होता है वाक्याधिकरण, वाक्याधिकरण। हाँ 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 बिल्कुल। देखिए इसमें और भी जैसे वाक्य है 5 है, शास्त्र, स्थान, अध्याय और आगे। ये अधिकरण से व्याप्ति अभिहिते क्षेत्रे भवति। जो अधिकरण होता है उसकी व्याप्ति ये अभिहित क्षेत्र में होती है। जैसे शास्त्राधिकरण है, शास्त्राधिकरण का डोमेन क्या है? शास्त्र। जैसे मैं भी किस शास्त्र की बात कर रहा हूं? आयुर्वेद शास्त्र की बात कर रहा हूं। वैसे शास्त्र का अधिकरण क्या है कि वो किस शास्त्र की बात कर रहा है। समझ में आया? अब उस शास्त्र में आप किस अध्याय की बात कर रहे हैं, किस स्थान की बात कर रहे हैं? जैसे सूत्र स्थान है, जैसे निदान स्थान है, जैसे चिकित्सा स्थान है। आप उस शास्त्र में किस स्थान की बात कर रहे हैं? उस स्थान के बाद उस स्थान में अनेक अध्याय हैं, उनमें से आप किस अध्याय की बात कर रहे हैं? उन अध्यायों में अलग अलग प्रकरण हैं, उसमें से आप किस प्रकरण की बात कर रहे हो? और उस प्रकरण में अलग अलग वाक्य हैं। अभी आपके वाक्य का अधिकरण क्या है? इस वाक्य से आप क्या बताना चाहते हो? इस वाक्य का अधिकार क्या है? इस वाक्य का अधिकरण क्या है? इतना आपको तंत्र युक्तियों का अधिकरण, तंत्र युक्तियों का युक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में देना है। ऐसा करने से आप उस सामान्य वाक्य से विशेष अर्थ निकाल पाओगे। या फिर ऐसा नहीं करोगे तो आप अर्थ निकालने में चूक कर दोगे। समझिए कैसे? शास्त्र, स्थान, अध्याय, प्रकरण, वाक्याख्य भेदे तेन अधिकरणं निर्दिष्टम्। अधिकरणस्य व्याप्ति अभिहिते क्षेत्रे भवति यथा शास्त्राधिकरणस्य अखिले तंत्रे। अभी देखिए
तस्मात् अधिकरण भेदान विमृश्य एव प्रकृत विषय से समाख्या अपेक्षिता। जो प्रकृत विषय, प्रकृत मतलब करंट टॉपिक चल रहा है, उसकी समाख्या कैसे करोगे? इन भेदों का विमर्शन करके करोगे। यथा कस्मिन् शास्त्राधिकरणे, कस्मिन् स्थानाधिकरणे, कस्मिन् अध्यायाधिकरणे, कस्मिन् सूत्राधिकरणे विवक्षितं सूत्रम आयाति इति सम्यक् विचार्य निर्वचनं करणीयम्, अन्यथा प्रत्यावायस्य। अगर आप ये विचार नहीं करोगे कि ये सूत्र किस शास्त्र के, किस स्थान के, किस अध्याय के, किस प्रकरण के, किस सूत्र में आया है, तो आप चूक कर जाओगे। जैसे रुक्षम हि तेजो ज्वरकरम इति ज्वराध्याये निर्दिष्टम। थोड़ी एक बहुत सिंपल करके बताता हूं आपको। बुखार जो आता है तो वो बुखार आता है पित्त की वजह से। अभी हम कल विपर्य पढ़े ना, नहीं आगे पढ़ेंगे शायद विपर्य, कल पढ़े थे ना। तो एक पद नहीं, एक वर्ण विपर्य करके व्याकरण शास्त्र में संकल्पना आती है, जिसमें किसी पद का अर्थ करना है तो वर्ण को उल्टा कर देते हैं। जैसे हिम से सिंह, तपे पित्तम, जो पित्त है जो ज्वर करता है, वो ज्वर कौन करता है? पित्त करता है ना? तो पित्त मतलब तपे पित्तम, जो ताप करे वो पित्त है, जो ताप दे वो पित्त है। तो ये क्या बोलते हैं? ये रुक्ष गुणयुक्त एक सूत्र है, वो सूत्र ये बोलता है कि रुक्ष गुणयुक्त पित्त ज्वर करता है, ऐसा एक सूत्र आया। वो पित्त जो सूख गया है, मेरी बात सुनिए, वो ज्वर करता है, ऐसा उस सूत्र का मतलब होता है। अगर कॉमनली पढ़े तो समझिए, जब नया बुखार होता है तो वो पित्त सूखा हुआ नहीं रहता। जैसे बुखार पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, वैसे वैसे वो पित्त सूख जाता है। और ये बोलते हैं कि सूखा हुआ रुक्ष गुणयुक्त पित्त, रुक्ष गुणयुक्त पित्तम ज्वरकरम। इसका क्या मतलब हुआ? जो स्निग्ध गुण का पित्त है वो ज्वर नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, है ना? कल अपन ने तंत्र युक्ति देखी थी कि अगर रुक्ष गुणयुक्त पित्त ज्वर करेगा, इसका विपर्य क्या हुआ? रुक्ष गुणयुक्त पित्त ज्वर नहीं कर सकता। रुक्ष गुणयुक्त पित्त ज्वर करता है, इसका मतलब क्या हुआ? स्निग्ध गुणयुक्त पित्त ज्वर नहीं कर सकता। पर ये फैक्ट से, तत्व से विरुद्ध है, क्योंकि ज्वर में लक्षण देते हैं, है ना? जैसे ज्वर आया तो वैद्य क्या बोलता है? खाना मत खाओ जब तक भूख नहीं लगती, तस्मात् आरुष पचना ज्वरिता उपवासी है। आयुर्वेद की दवाई लेता नहीं, इसलिए क्यों? क्योंकि बुखार है तो खाना ही नहीं देते हो। जब तक भूख ना लगे 7 दिन तक लंघन कराते हैं, फिर सप्तदिनात् परम द्रव्यम देयम, जो द्रव्य औषधि चिकित्सा करते हैं, वो 7 दिन बाद, आज के शास्त्रों में अभी भी बुखार आया तो लंघन करो, 3 दिन तो बुखार नहीं जाएगा तो देखेंगे 3 दिन तो कुछ खाने नहीं मिलता था। तो लंघन की चिकित्सा, ज्वर की चिकित्सा में लंघन किया जाता है, इससे पित्त रुक्ष होगा। और ये क्या बोलते हैं? रुक्ष गुणयुक्त पित्तम ज्वरकरम। ये कैसे होगा? तो कैसे होगा सोचिए। अभी एतत् सूत्रम स्वतंत्रतया यदि विचार्यते तर्हि अर्थो निष्पद्यते यत् रुक्ष गुणयुक्तम एव हि पित्तम ज्वरम उत्पादयितुं शक्तम् इति। परंतु अधिकरण तंत्र युक्ति प्रयुक्ता चेत् गर्भितार्था उदेति। अभी इसको अपन ने अधिकरण तंत्र युक्ति लगाई तो क्या मतलब निकला? देखो, ज्वराध्याय अधिकरणे, ज्वर अध्याय अधिकरण है। जीर्ण ज्वर प्रकरणे, प्रकरण कौन सा चल रहा है? जीर्ण ज्वर का प्रकरण चल रहा है। जीर्ण ज्वर संप्राप्ति इति सूत्राधिकरणे। ये सूत्र किस अधिकरण में आया है? जीर्ण ज्वर संप्राप्ति। इस सूत्र के अधिकरण में इदम सूत्रम निर्दिष्टम, तस्मात् जीर्ण ज्वर संजननाय एव रुक्ष तेजसः निमित्तत्वम् इति। ये किस ज्वर की बात कर रहे हैं? जीर्ण ज्वर की बात कर रहे हैं, ना कि नूतन ज्वर की। और आप पहले क्या समझ रहे थे? ज्वर की निर्मिति रुक्ष तेज से होती है, मतलब सब ज्वर ये रुक्ष तेज से होते हैं। और अधिकरण तंत्र युक्ति लगाई तो क्या मतलब मालूम पड़ा? अरे जीर्ण ज्वर होता है रुक्ष तेज से, नूतन ज्वर नहीं होता। ये क्यों जाना आपने?
अधिकरण तंत्र युक्ति से विचार किया तब आपको ये पता चला कि ये सूत्र तो जीर्ण ज्वर के प्रकरणाधिकरण में है ना। कौन सा प्रकरण चल रहा है? जीर्ण ज्वर का प्रकरण चल रहा है और उस प्रकरण में ये सूत्र आया हुआ है। इसलिए इस सूत्र का अर्थ जो है वो जीर्ण ज्वर तैयार होता है रुक्ष पित्त से, ऐसा निकलना चाहिए। तस्मात् कस्य अपि सूत्रस्य अर्थभावन समये चिंतनीयं यत् कस्मिन् शास्त्राधिकरणे कस्मिन् अध्यायाधिकरणे कस्मिन् प्रकरणाधिकरणे कस्मिन् सूत्राधिकरणे विवक्षितं सूत्रम् आयाति इति तदनन्तरमेव निर्वचनं करणीयम्। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अधिकरण लगाओगे इस सीक्वेंस से आना। ये सीक्वेंस क्या बोल रहा है? अत्र विशेषतः उल्लेखनीयं यद् अधिकरणस्य विनियोगः ऊर्ध्वाधर पद्धत्या भवति। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे जाके देखिए थ्योरी का हल लाइन होती है। अधिकरणस्य विनियोगः ऊर्ध्वाधर पद्धत्या भवति। इसकी युक्ति कैसे चल रही है? ऊर्ध्व अधर पद्धति से। या तो ऊर्ध्व अधर बोलो या अधो ऊर्ध्व बोलो, दोनों बोल सकते हैं। शास्त्र में आप पहले आयुर्वेद शास्त्र, उसके नीचे उसके स्थान, उसके नीचे उसके अध्याय, उसके नीचे उसके प्रकरण, उसके नीचे उसके सूत्र, या फिर जब आप बनाओगे तो एक विषय के सूत्र एकत्रित करो, उनको एक प्रकरण में डालो, उन प्रकरणों का एक अध्याय बनाओ, उन अध्यायों का एक स्थान बनाओ और उन स्थानों का एक शास्त्र बनाओ। ऊर्ध्वाधर पद्धत्या अधोर्ध्व पद्धत्या वा अधिकरणस्य विनियोगः विद्यते। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? सब्जेक्ट मैटर का। आपके पास जो डाटा है उस डाटा को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो? डोमेन्स में। देखिए सबसे पहले आपके पास बहुत बड़ा डोमेन है, वो बड़ा डोमेन है शास्त्र। उसमें एक सब डोमेन बनाया आपने, वो सब डोमेन है स्थान। फिर उस सब डोमेन में और सब डोमेन बनाया, उसको बोला अध्याय। तो इस तरीके से डोमेन सब डोमेन सब डोमेन सब डोमेन, ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते जा रहे हो। ये डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? आपके यहाँ कोई कंप्यूटर्स वाले वगैरह वगैरह ऐसे कोई है क्या? कंप्यूटर साइंस वाले, सॉफ्टवेयर वाले? नहीं, वो तुरंत पहचान लेते इसको। इसको क्या बोलते हैं? hierarchical clustering algorithms. It is hierarchical clustering algorithms. Hierarchical grouping of objects. What they are doing? They are grouping objects hierarchically. Hierarchy बनाया उन्होंने, एक बड़ा डोमेन बनाया, फिर उस पे सब डोमेन बनाया, फिर उस पे सब डोमेन बनाया। This is hierarchical distribution of data. See where we are landing now. So in data mining and statistics, hierarchical cluster analysis is a method that seeks to build hierarchy of clusters. What are clusters? It creates a group of similar objects which differ from objects in other group. ये क्या करते हैं? Similar objects का एक ग्रुप बनाते हैं, उसको क्लस्टर बोलते हैं, और उनको एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं। जैसे हमने सूत्र बनाए, एक जैसे सूत्र एकत्र लाए, फिर उन सूत्रों को एकत्र लाके उनका एक प्रकरण बनाया, फिर उन प्रकरणों को जोड़ा। ऐसा करते करते हम हियरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं डाटा का। एक बड़ा डोमेन शास्त्र, उसमें फिर छोटे डोमेन बनाए, फिर उसमें छोटे डोमेन बनाए। This hierarchical clustering can be agglomerative or divergent. ये नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है ना? जैसे हमने छोटे छोटे सूत्र जोड़े, फिर उनका एक प्रकरण बनाया, फिर उनका अध्याय बनाया, फिर उनका प्रकरण ये बनाया, क्या स्थान बनाया, और स्थानों का आगे जाके शास्त्र बनाया। या फिर आप ऊपर से नीचे आओ, एक बड़ा शास्त्र और उसमें प्रकरण बनाते जाओ। तो दिस इज एग्लोमरेटिव
और डिवीजिव। अब ये जो रिजल्ट ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डेंड्रोग्राम्स। ये डेंड्रोग्राम जो है ये आज के मॉडर्न साइंसेस की बहुत एडवांस कंसेप्ट है, और इसको देख के देखो भैया क्या बता रहे हैं। This dendrogram is a tree diagram. They say this dendrogram is a tree diagram. इसका नाम हमने tree diagram दिया है, और वो ये बोलते हैं कि ये ऊर्ध्वमूल मध्यशाखम है। जब मैंने ये पढ़ा मैं भौचक्का रह गया, कहां से कहां जा रहे हैं। They say this ऊर्ध्वमूल मध्यशाखम अश्वत्थम प्राहु। ये ऊर्ध्वमूल अधशाख है। इसमें क्या होता है, इसका मूल जो होता है ऊपर होता है, और ये नीचे इसके ब्रांचेस बनते जाते हैं, है ना। जैसे आपने को बताया वैसे वहां पे ये क्या हो रहा है, ऊपर बड़ा शास्त्र है, और उस शास्त्र के प्रकरण, उस शास्त्र के स्थान, उस शास्त्र के प्रकरण, उन प्रकरणों में सूत्र, उन सूत्रों का अधिकरण, ऐसे करते 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 ये डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, और इन्होंने ये डेंड्रोग्राम बनाया हुआ है। This is a very modern technique of representing data, of classifying data. This is used in modern statistics and modern data mining technique. Data mining ये आज का बहुत एडवांस साइंस है। आज की जो जैसे इंटरनेट पे आप कोई भी डाटा माइन कर लेते हो, माइन करना मतलब मिलाना, खुद के निकाल लेना। आपको कुछ भी पूछना है, डाटा माइनिंग पूछना है, पूछ लो गूगल से, तुरंत डाटा माइनिंग के बारे में आपको दे देगा। कैसे करते हैं डाटा माइनिंग, इस टेक्निक से करते हैं। एक डोमेन जिस डोमेन में अरेंज करके चलता है उसको। दिस इज एडवांस टेक्निक इन द फील्ड ऑफ सी नाउ सिस्टम डिजाइनिंग एनालिसिस। सिस्टम डिजाइनिंग एनालिसिस ये कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का एक सेक्शन है, उसमें ये डेंड्रोग्राम इस्तेमाल होता है। इन मशीन लर्निंग, इन मैकेनिकल लर्निंग, इन लर्निंग मैकेनिक्स, मशीन को लर्न करना है आपको, तो ये डेंड्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर लोग, ऐसा बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा डाटा अवेलेबल है गूगल पे, अभी आप सर्च कर सकते हैं। ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग अभी आप सर्च करके देखिए, यही मिलेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अधिकरण तंत्र युक्ति। व्हाट दे आर डूइंग, they are categorically and hierarchically arranging the data and then retrieving it in a systematic way. They arrange it in systematic way, and now they are retrieving it in very systematic way. It is very important in computer sciences, in programming, even in molecular biology and computational biology. ये आपको मालूम है molecular biology, अपना जो जीन होता है DNA, वो DNA का सीक्वेंस होता है। तो DNA से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, देखा होगा आपने। सर अभी हमारा डॉक्टर लोगों का जो ये होता है ना, दो नाक दो सांप ऐसे गुठली मार के दिखाते हैं, वो क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर। वो सीक्वेंस होता है, हर आदमी का डीएनए का सीक्वेंस अलग होता है। सोचिए खरबों डीएनए के मतलब उतने ही 4 मॉलिक्यूल से खरबों डीएनए के ये बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 केवल मॉलिक्यूल्स। अब ये सबका सीक्वेंसिंग करना है अपने को। हर एक का जीन अलग पहचाना जा सकता है ना, हर एक का डीएनए। जैसे कोई मर गया तो उसका डीएनए एनालिसिस पिक्चर में देखोगे आपने, इसका डीएनए एनालिसिस करो चिल्लाते रहते हैं। तो क्या करते हैं कि डीएनए को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हर एक का डीएनए यूनिक होता है। ये यूनिक कोड को वो लोग स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेंड्रोग्राम। सच अ मॉडर्न टेक्निक दिस इज। इट इज used to study clustering of genes, and in phylogenetics it is used in evolution of genetic tree. Genetic tree मतलब जैसे कि पहले हम बंदर थे, फिर बंदर से हम आदमी हुए, फिर आज से 5000 साल बाद आदमी कैसा दिखेगा, जो भी है मैं बता रहा हूँ। अगर ये फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है पता है क्या? फाइलोजेनेटिक ट्री मतलब हमारे जो जीन्स आ रहे हैं वो मॉडिफाई होते होते आ रहे हैं, और वो कैसे कैसे मॉडिफाई होते जाते हैं इसका सीक्वेंसिंग करते हैं। मतलब आपको पूछा जाए आज से 50,000 साल बाद आदमी कैसे दिखेगा, तो क्या बोलेगा, कैसे दिखेगा? उसका सबसे बड़ा एरिया कौन सा रहेगा? सर। और सबसे छोटा एरिया रहेगा बाकी बॉडी। क्यों? क्योंकि वो जो ज्यादा पार्ट इस्तेमाल करता है वही डेवलप होते जाता है। अभी हाथ और पैर का इस्तेमाल तो कम ही हो गया है। ये पहले रिसर्च था, आपके अपने काम की बात नहीं है। वो बोलते हैं कि एवरेज आदमी पहले
पुराने जमाने में 6 किलोमीटर चलता था एवरेज आदमी बराबर, एक एवरेज आदमी खेल में 6 किलोमीटर चलता था, क्योंकि उसको सभी लोग केवल लोकल 1 किलोमीटर पहले चलना पड़ता था गांव से बाहर। अभी उधर टॉयलेट है, वो टॉयलेट कुछ दिनों बाद घर में आ गए। महाराष्ट्र में परस बोलते हैं उसको, परस, परसाकडे नाम सुना है क्या आपने? परसाकडे से परसात जायचं है, परस मतलब घर के पीछे की जगह, खुली जगह जहाँ टॉयलेट हुआ करते थे। तो वो परस जो है, वो टॉयलेट जो है वो घर के पिछवाड़े से घर में आ गए और घर के पीछे में आ गए, तो घर के पीछे से वो बेडरूम में आ गए। अभी बेडरूम में है और अभी कुछ बीमार लोग तो बेड में घुस गए, पता है क्या? बेड में टॉयलेट रहता है, तो उसको उठने की जरूरत नहीं, आपकी बटन दबा दो सरक जाएगा, वहीं आप करके वहीं बढ़िया फ्रेश हो जाएगा, बेड आके वही खाना चालू करो। मतलब घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी घूमने का। तो क्या हो रहा है, हाथ पैर का जरूरत कम होते जा रहा है और दिमाग ज्यादा बढ़ते जा रहा है, दिमाग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज से 50,000 साल बाद आदमी का ब्रेन इतना होगा और वो इतना होगा, तो ऐसे लिखेगा वो। फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, ऐसे ही होगा जो हम चल रहे हैं उससे ऐसा ही होगा। सो दिस इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अधिकरण तंत्रियुक्ति। दिस इज दिस मच इंपॉर्टेंट इज अधिकरण तंत्रियुक्ति। तो ये डेंड्रोग्राम, इसकी मदद से हम तंत्रियुक्तियों का अध्ययन भी कर सकते हैं और तंत्रियुक्ति की मदद से हम डेंड्रोग्राम बना के एडवांस रिसर्च में तंत्रियुक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी है ना? तो ये कंटेम्पररी है कि नहीं तंत्रियुक्ति, और अपने से ज्यादा बाकी लोग तंत्रियुक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। कल हमने ये तंत्रियुक्ति पढ़ी थी, इस तंत्रियुक्ति का नाम है समुच्चय। अभी कल मैंने इस युक्ति के बारे में ज्यादा बात डिटेल में नहीं की थी, क्योंकि आज मुझे इसके बारे में बात करनी थी। कल हमने देखा था कि इधम से ये समुच्चय क्या होता है, दोबारा जो समुच्चय बनता है, इस समुच्चय का एक शास्त्रीय नाम है। क्या नाम है वो? इट इज सेट थ्योरी। आप लोगों ने 10वीं तक सेट थ्योरी पढ़ी होगी ना? कितने लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है 10वीं तक? हाँ, बड़े हाथ याद आ रहे। हाँ, पढ़ी थी, बहुत साल हो गए मुझे भी, तो 25-30 साल हो गए, 40 साल। तो जो सेट थ्योरी है, जो समुच्चय है, ये समुच्चय के बनते हैं सेट्स। अब आगे मजा। दिस इज सेट थ्योरी इन मैथमेटिक्स। अभी जल रही दिमाग की बत्ती, इदम च कुत्ता गधा बिल्ली, इससे शुरुआत हुई थी और अभी ये कहां पहुंच रहे हैं? ये पहुंच गए सेट थ्योरी पे। तो जो सेट थ्योरी है, इज A यूनियन B, इट इज A इंटरसेक्शन B, इज A यूनियन B, इज A नॉन यूनियन B। अभी आप इसके सैकड़ों कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर आपने समुच्चय इस तंत्रयुक्ति को सेट थ्योरी लगा दी, तो आपके पास सैकड़ों कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है करने के लिए। यू कैन डू ऑल ऑफ दिस डी मॉर्गन्स लॉ, तो वेन डायग्राम, ये सब आप इसके सैकड़ों इंप्लीकेशन बना सकते हैं समुच्चय तंत्रयुक्ति से। सो समुच्चय सिद्धांत नामक सिद्धांत गणितशास्त्रे विद्यते, तस्य विनियोगः एतस्यां तंत्रयुक्तां कर्तुं शक्यते। अस्य सिद्धान्तस्य अनुसन्धानेन तंत्रयुक्त्या नानाविध चिकित्सायोगानां नानाविध शास्त्राणां वा व्युत्पादनं संभवति। समुच्चय का ये होता है, आधार होता है, हम कल देखें तो उस बारे में जाएंगे। अभी आगे देखिए, अभी तो और घायल होने वाली। व्हाट ही इज सेइंग, सी सेट थ्योरी is a very important, set theory is very important in a branch of mathematics which is called as Boolean algebra. लो, कल गधा बिल्ली कुत्ता कर रहे थे, आज कहां पहुंच रहे हैं आप? It is Boolean algebra. It is one of the most recent branches of advanced mathematics. It is called as Boolean algebra. अब ये छोटे मोटे जगह इस्तेमाल नहीं होती। It is used in computer programming. ये समुच्चय तंत्रयुक्तियों कहाँ ले गए गुरुजी? अभी कंप्यूटर्स में। ये समुच्चय तंत्रयुक्तियों कहाँ ले गए? रोबोटिक्स में। ये समुच्चय तंत्रयुक्तियों कहाँ ले गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
अभी आपको अगर तंत्र युक्ति पे भाषण देना है ना, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर है वो, उसमें जाइए और उसको केवल आप जबान से बोल दीजिए कि मुझे 5 पन्ने का तंत्र युक्ति पे का एक चैप्टर लिख के चाहिए, भाषण लिख के चाहिए, 10 मिनट दे देगा। देखिए सर ने, मुझे तो पता नहीं, सर ने बताया कोई भी दुनिया की कोई भी चीज पे आपको रोबोटिक्स पे आपको रोबोटिक्स का आर भी नहीं मालूम, आपको रोबोटिक्स जरूर भाषण देना रोबोटिक्स पे, ठीक है, क्या वो है सॉफ्टवेयर में रोबोटिक्स पे भाषण लिख के दोगे सर, 5 मिनट में लिख के देगा और कोई पकड़ नहीं पाएगा, अलग अलग भाषण लिख के देता है हर आदमी। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एडवांस कंप्यूटर। अरे तो सर वही तो चालू है ना अभी, आपका दिमाग जो है उस सॉफ्टवेयर को खरीदने में लगा लो, बस खत्म करो किस्सा। तो गाड़ियां नहीं चल रही क्या सर, है ना, ऑटो पायलट में तो लगाते हैं गाड़ियां अभी। अभी तो जो ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में गाड़ियां चलती है उनको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लग रहा है बहुत ट्रैफिक है, उसको बोल दो कि भैया तू गाड़ी चला ले, मैं सो रहा हूं, वो चला लेगा अपने आप, आपसे अच्छी चलाएगा। ये हो रहा है सर, ये होने वाला है। बोलिए oh my god sir, in that matter maybe someone of us or our guruji may guide you sir। ये आपकी गलती है, मैं बोला था मैथमेटिक्स लेके आऊंगा। I had a full chapter regarding mathematics in Ayurveda or mathematics in ancient sciences, but being imbecile in the field of mathematics, मैं बहुत बच्चा हूँ, अज्ञात हूँ मैथमेटिक्स की फील्ड में, इसलिए मैंने हाथ नहीं डाला। तो कोई उठ के कुछ पूछ लेगा, अगर आ गया कोई इंजीनियर तो वस्त्र हट कर लेगा वहां पे। Yes sir, definitely. See, I am telling you, अब it is Boolean theory, like computer, calculator and cell phones, also important application in machine learning, in statistics and data structure topology। अभी क्या है भैया, आपने ढूंढ लेना, मैंने तो कहीं से भी उठा के लाया इसको। This is data structure topology. But I can tell you the most recent research areas that are going on nowadays. These are hottest research areas. Hottest research areas. अभी सबसे ज्यादा रिसर्च की चेंज चल रहा है मतलब क्या, रोबोटिक्स में, मतलब बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को कंबाइन करने में। अभी जैसे लकवा मार जाता है ना किसी को, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, बेचारा वैसे घूमते रहता है फेल हार्ट लेके, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी भी तो पेसमेकर लगते हैं ना, आपका हार्ट धड़कना बंद कर दिया, एक मशीन डाल देते हैं, वो पंप करते रहते हैं हार्ट चलो। किसी को लकवा मार गया, वो क्या करेंगे, ब्रेन का पार्ट निकाल के फेंक देंगे, चिप लगा देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्या, हिलते रहेगा। ये होने वाला है, ये आने वाले 25 साल में दिखेगा। आपका घुटना नहीं बदल देगा, रिप्लेसमेंट को कितना आगे रखा जा रहा है। घुटने दर्द कर रहे, लोहे का लगा लो, कई ट्रीटमेंट करवाते रहते हो, है ना, हाथ भर गया लोहे का लगा लो। पुराने लोग नहीं करते थे क्या, हाथी का सर लगा दिया, उल्लू की आंख लगा ली, और होने वाला है, दिस इज गोइंग टू हैपन। हाँ हाँ, जो अश्विनव है हमारे आयुर्वेद की जो ये है, 2 अश्विनव, उनके तो बहुत सारे चमत्कार हैं ऐसे। मेषभूषण किसका नाम है पता है क्या, मेषभूषण किसका नाम है? हाँ, अश्विनी का नहीं, इंद्र का नाम है मेषभूषण। इंद्र का है, हाँ नहीं, उसको मेष के भूषण लगा है इंद्र को, उसको शाप दिया किसी ने, कोई मतलब विचार पता नहीं। अब मेरी भी जानकारी आधी अधूरी उस बारे में कोई विषय का, हाँ तो भूषण का मेष लगाया, इसलिए मेष का भूषण लगाया, इसीलिए उसको मेष भूषण बोला गया। और व्यभिचार कर रहा था तो कुछ शाप दे दिया ऋषि ने कि तेरे भूषण गल जाए, भूषण गल गए तो वैसे डूब रहा था, तो अश्विनों को so okay, let us marginalize ourselves to the current topic। तो सर मुझे वैदिक, और मैं आपको बताऊं डेफिनेटली सेट थ्योरी का और समुच्चय तंत्र युक्ति का ये है मैथमेटिक्स में, वैदिक मैथमेटिक्स में ये है। मैं आपको एक किताब बताता हूँ, अभी आप सर्च कर लीजिए मैथमेटिक्स इन आयुर्वेदा। इस किताब में आपको ये जो है, इससे आपको, और ये जो कंप्यूटर का एप्लीकेशन है, इसमें मिस्टर अब्दुल रशीद का पीएचडी थीसिस है,
और ये जो व्याकरण पे है और पूरे कंप्यूटेशन में तंत्र युक्तियों के हिसाब से कंप्यूटराइज्ड स्टेट में मतलब कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उन्होंने तंत्र युक्ति का इस्तेमाल पाणिनि की अष्टाध्यायी को पढ़ने में किया है। अब्दुल रशीद केरला का किसी से ये मैथमेटिक्स में आयो। हाँ, मेथोडोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियंस में इसको पता ही होगा आपको, ये महोदय का किताब है। कर सकते सर, वो प्रैक्टिकल होगा और बहुत काम का होगा। सही बात है, हमको करना पड़ेगा। विकल्प के बारे में हमने कल बात की। हाँ सर, हाँ इस दृष्टि में सोचने के लिए जो शोधार्थी है या जो भी यहाँ प्रतिभागी है कि जैसे हम एक दृष्टि दी हुई समझे को हम कितने क्षेत्र तक ला सकते हैं या उसकी व्यापकता स्कोप क्या है। अनुसंधान की दृष्टि से समझे को हम और कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हो सकता है वो विद्वान से परिष्कार करेंगे, उसको विचार करेंगे, किंतु एक संभावना को तो टटोला जा सकता है। एक इन्होंने दिशा दे दी, एक विचार दे दिया और वो जस्टिफाई करके दिखा रहे हैं। उन्हें तो नेगेटिव की चीज पूरी करके डिपेंड करेंगे। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से एक भी क्षेत्र अपना नहीं, ये जो हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की। आप एक कंप्यूटर इंजीनियर तो हर गली में मिल जाते हैं आजकल, देखो वो इंजीनियरिंग ही करता है, तो आप एक कंप्यूटर वाले को पकड़िए, उसको बोलिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डाटा प्रेजेंटेशन की टेक्निक है, आप जानते हो क्या? वो आपसे ज्यादा 100 गुना को ज्ञान दे देगा। ये मैंने कंप्यूटर वालों से बात करके लिखा हुआ है। We have Persistence करके एक बड़ी कंपनी है नागपुर, उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रवीण देशपांडे का। मैंने उनकी बीवी जो है वो मेरे अंडर संस्कृत की पढ़ाई कर रही थी। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो वो एमफिल कर रही थी, तो मेरी कलीग बोलो या मेरी एक स्टूडेंट बोलो ऐसी थी वो, तो हमारी पहचान हो गई। तो उसने पूछा, मैंने पूछा मुझे कि सर आप क्या कर रहे हो? तो मैं बोला मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। बोले क्या काम है? तो बोले ये ना ये टेक्निक्स हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो क्या बात, काम खड़े हुए डाटा इंटरप्रिटेशन बोला, मतलब क्या बात कर रहे हो? हाँ। बोले क्या है इसमें? बोला मुझे ये पूछना है कि ये जो है कि ये भी अभी हम जो बात कर रहे हैं विकल्प भी आप उनको बताओ। ये देखिए फ्लो चार्ट की बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो सर बोल रहे हैं कि आपको कुछ टास्क दी जाए तो मैं ये टास्क डिसाइड करके रखेंगे कि आपका खुद का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तंत्र युक्तियों का प्रयोग करके एडवांस्ड डेवलपमेंट आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए और इस बारे में एक प्रबंध एक निबंध बना के फिर वो डिस्कशन यहाँ प्रेजेंट कीजिए। ऐसा कर सकते हैं। विकल्प के बारे में कुछ जानते हैं? विकल्प सार्वजनिक डेफिनेशंस तो आपको पता है, डेफिनेशंस के बारे में ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं। डेफिनेशन अब विकल्पस्य स्वरूपं परिशीलितं चेत् वक्तुं शक्यते यत् विकल्प में क्या होता है? वैकल्पिकेभ्यः, हाँ वैकल्पिक जो होते हैं वो तुलनात्मक होते हैं। कल सबने बताया था कि वैकल्पिक जो होता है वो तुल्यता से आता है। भैया कॉफी लोगे या चाय लोगे ऐसे पूछेंगे ना, लेकिन उनमें तो होना चाहिए विकल्प। मतलब खाना खाओगे या फल खाओगे, ये विकल्प हो सकता है। खाना खाओगे या मारा खाओगे, ये विकल्प हो सकता है।
उनमें कोई तुल्यता तो हो जिससे पेट भरे। ऐसे दो ऑप्शन हो, या तो खाना खाओ या फलाहार करो, है ना, बाकी तो कोई विकल्प नहीं हो सकता, तुल्यता होनी चाहिए। है ना, प्याज खाओगे जूते में, ये तो विकल्प नहीं हो सकता, भले ही है व्यवहार होता है। तो वैकल्पिकेभ्यः एकस्य योजना कार्य सिद्ध्यर्थं करणीया। एक आपके पास परिस्थिति है, उस परिस्थिति में दो विकल्प हैं, उन दो में से एक का चयन आपको करना है, समझ रहे हैं? उसको चयन करने के बाद जिस स्थिति में आप आओगे, उस स्थिति में दोबारा जो विकल्प आपके पास होंगे उसमें से योग्य विकल्प का चयन करोगे आप। भैया मैं नागपुर से निकला तो यहाँ अवतीर्ण हुआ क्या? नहीं, मैं नागपुर से आगे निकला, मेरे सामने दो रास्ते आए, उसमें से एक का मैंने चयन किया, है ना। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो जहां पहुंचा वहां और दो रास्ते निकले, फिर उसमें से एक का मैंने चयन किया, फिर और आगे पहुंचा तो फिर दो तीन रास्ते निकले, उसमें से एक का मैंने चयन किया। इस मार्ग से मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? वैकल्पिकेभ्यः एकस्य एव योजना कार्यसिद्ध्यर्थं करणीया। तस्य एकस्य योग्यस्य विकल्पस्य चयने नियतंत्रयुक्ते सहाय्यं भवति। अब ये जो विकल्प है, इन विकल्पों को चुनने में आपको अन्य युक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा कि मैं कौन सा ऑप्शन चुनूं। ये हो सकता है ना, तंत्रयुक्ति एक दूसरे के डिपेंड रहती है, जैसे ये तंत्रयुक्ति सब जगह लगती है, सब तंत्रयुक्ति ये के अंदर आती है, वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है तंत्रयुक्ति को एक दूसरे से संबंध, पर यहाँ योग्य चयन के लिए ये का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी तंत्रयुक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकृत प्रसंगे संभावितानां विकल्पानां उपस्थापनं कृत्वा योग्यस्य ग्रहणम् अयोग्यस्य निराकरणं वा उयेन करणीयम्। योग्य का चयन करना, अयोग्य का निराकरण करना, ये करने के बाद आप क्या करोगे? विविध विकल्पों की संभावितानां विकल्पानां उदरमंडलं कृत्वा तेभ्योऽपि योग्यस्य निराकरणं को अयोग्यस्य निराकरणं कृत्वा योग्यस्य चयनं करणीयम्। ये करोगे। एतेन प्रकरणेन किं भवति? एतेन प्रकरणेन प्रवाही आलेखस्य निर्माणं कृत्वा यथोचितार्थ साधनं शक्यते। किं करोति? एतया पद्धत्या किं भवति? प्रवाही आलेखस्य निर्माणं भवति। प्रवाही आलेख मतलब ज्वर चिकित्सा विकल्पः प्रवाही आलेखेन व्याक्रियन्ते। Yes. What is this? Flow chart. विकल्पेभ्यां द्वयमपि विकल्पः यह तंत्रयुक्तेः प्रयोगः शक्यते योग्यस्य चयनाय। दो विकल्प है, जैसे डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, जैसे हमने कल अर्थापत्ति में देखा था, एक का चयन करके दूसरे का निराकरण। अब आपको योग्य सिलेक्शन करना है, योग्य सिलेक्शन करने का सहारा है कि विकल्पों में। विकल्प में क्या बोल रहे हैं? ऑप्शंस। विकल्प मतलब क्या? ऑप्शंस। आपको क्या देखना है? ये ऑप्शन मेरे पास है ना, दिस इज विकल्प। हाँ, विकल्प, हाँ, विकल्पेषु योग्यं चयनं करणीयम्। हाँ, वो तन्त्र ऊहं कृत्वा चेत् ऊह्य तन्त्रयुक्ति भवति। ऊहं कृतं चेत् ऊह करो, ऊह्य तन्त्रयुक्ति का प्रयोग करो या ऊह्य तन्त्रयुक्ति है ना, एकस्य चयनं केन प्रकारेण करणीयम्। हाँ, ऊह्येन करणीयम्। योग्य ऑप्शन आपको चुनना है। जैसे देखिए, मैं पहले जगह बोलना चाहता हूँ, ये क्या बन रहा है? बोला था किसी ने, फ्लो चार्ट। देखिए कहां से कहां पहुंचे, विकल्प पे थे, विकल्प से आ गए फ्लो चार्ट पे,
अभी कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखना, एक छोटा प्रोग्राम लिखना है कंप्यूटर का, जो टास्क आज के चौथी पांचवी के बच्चों को दी जाती है कि आप छोटा कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखो कि मैं अंदर जाऊंगा, पानी पीऊंगा और बाहर आऊंगा, ये टास्क लिखनी है आपको। तो आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है इसमें, तो वो ऐसा लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे कि आप पहले तो आपको एंट्री देंगे या ना देंगे, मतलब अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये विकल्प है। फिर आप अंदर गए, फिर आप पानी पीना चाहते हैं या नहीं चाहते, पानी पीना चाहते हैं विकल्प पे गए आप, तो नहीं क्या आते हैं, टाइप करो। फिर आप क्या खाना, आप खाना चाहते हो क्या, खाना चाहते हो ये टाइप किया। फिर वो ऑप्शन देगा क्या खाना चाहते हो, समोसा खाना चाहते हो, कचौड़ी खाना चाहते हो, फिर आपने समोसा टाइप किया। फिर वो ऑप्शन देगा दही समोसा खाओगे या सांभर समोसा खाओगे या केवल समोसा खाओगे, फिर आपने बोला दही समोसा खाओगे, फिर एक दो ऑप्शन देगा चटनी डाल के दूं या इमली की चटनी डाल के दूं। ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे। What is this happening? What is going on? This is going on formation of, and this is a plan. What is the important? What is the UP? This UP is giving one formal and objective figure or objective dimension to the treatment process. अब ये मैंने एक बार डिजाइन करके मेरे स्टूडेंट को दे दी, उसको दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है, उसको सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है, भैया तेरे पास ज्वर का पेशेंट आया, हाँ शाम है कि निराम है, शाम मतलब नया, निराम मतलब पुराना, तो कितने दिन हुए, मुझे आपको बुखार आके 15 दिन हुआ, चलो निराम है, निराम पे चलो। मुझे कल से आया, शाम है, शाम पे चलो। फिर शाम है तो क्या है, दोष उत्कृष्ट है या अनुत्कृष्ट है, उत्कृष्ट दोष मतलब जीभ चल रहा है क्या, उल्टी जैसा लग रहा है क्या, लैट्रिन हो रही है क्या काफी सारी, हाँ हो रही है, तो दोष उत्कृष्ट है। फिर उत्कृष्ट दोष है तो क्या करना है या नहीं देना है, उसको वमन दे सकते हैं, जैसे गर्भिणी है तो वमन नहीं दे सकते, फिर रुक जाओ वहां पे, रुक गया वो, देखो ये प्रोग्राम खुद रुक गया। रुकना अगर वमनार्य है तो वो वमन देगा, रुकना अगर वमनार्य नहीं है, वमन अनहरण है तो लंघन देगा, दीपन पाचन देगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास के ऑप्शंस को एक सिस्टमैटिक वे में डिजाइन किया जो ऑब्जेक्टिव बन गए। अभी ये बोलेगा वही बोलेगा ऐसा नहीं होगा। इस हायरार्की की वजह से, इस ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा की वजह से आपको एक फ्लो चार्ट मिल गया जो हमेशा चलते रहेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसे ही रन होते हैं, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ तंत्र कॉलेज व्यू पर रहे हैं। ओके, नाउ विकल्प हाँ, जानते हैं आप, मेरा स्वभाव भी जानने लग गए तो वो करेक्ट कर लेने का अपने आप से। तो ये हुआ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड, ऑप्टिमाइज एंड एनालाइज प्रोसेसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन इंजीनियरिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। लो, बिजनेस मैनेजमेंट के जो प्रपोजल्स बनाते हैं ना, उनमें ये इस्तेमाल होता है, ऐसे बोल रहे हैं। सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स बनाने में कंप्यूटर के ये इस्तेमाल होता है, ऐसे बोल रहे हैं। In the field of business management, basic business applications like set arranging frameworks and service-oriented facilitations, हाँ, and diagnostics and therapeutics सबसे मेन, diagnostics and therapeutics मतलब disease diagnosis और treatment। देखो ट्रीटमेंट किया ना मैंने, जोड़ है कि नहीं। अब ये देखो निराम है, फिर बाह्य जो अभ्यंतर जो होता है, मतलब बाहर से गरम लग रहा है या अंदर से गरम लग रहा है, उससे ट्रीटमेंट होती है। ये सब मैंने डिजाइन कर दिया। वैसे ही क्या हो रहा है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा सर्दी ऐसे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, फिर पेट खराब है क्या, हाँ पेट खराब है, जुलाब हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है क्या, हाँ कॉन्स्टिपेशन है, फिर कॉन्स्टिपेशन है तो हार्ड मोशन हो रही है या कैसी मोशन हो रही है, मतलब एक एक सवाल पूछते पूछते मैं ऑप्शंस को डॉक्यूमेंट करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जिससे आप ऑब्जेक्टिवली मेकिंग यूज तकनीकी कॉलेज ठीक है। दिस वाज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ संभव नाम यस्मिन् उपपद्यते। संभव में युक्ति क्या है, उपपद्यते नाम की पॉसिबल और नॉट,
उपपद्यते, बोल रहे ना, संभवो नाम यद यस्मिन् उपपद्यते, संभवो नाम उपपत्तिर यस्मिन् उपपद्यते अनुपदिष्टे। संभवन्ति, देखिए अच्छा संभव में कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक चलिए 116 संभव में दो समास हैं, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास रोग संभवः, कफ संभवः, पित्त संभवः इत्यादिषु सामासिक पदेषु षष्ठी तत्पुरुष समासेन रोगस्य संभवः, कफस्य संभवः, पित्तस्य संभवः आदि विग्रहेण यस्य संभवः तत् इति अभिधीयते। यस्य संभवः तत्, जिसका संभव होगा वो, संभव मतलब जनन, निर्मिति, ये हुआ एक संभव। समझ रहे हो ना मुझे? संभव के अलग अलग एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, किन डेफिनेशन से आते हैं वो देखिए। संभवो भावयेत् युक्त्या तंत्रार्थम अनुरूपया, ये तो उत्ते का नहीं है। संभवो नाम च उत्पत्तिर उपदिष्ट इतरम च यत् येन उपपद्यते इति संभवः, जिससे जो पॉसिबल हो, जिससे जिसकी निर्मिति होती हो, जिससे जो उपपद्य होता हो। अरे यार भैया मेरा पेट फूल गया है और बड़ा हो गया है मेरा पेट, ऐसा फोन आता है मेरे को, तो फिर मैं बोलता हूँ पेशेंट प्रेग्नेंट है क्या? पेशेंट जेंट्स है, अब क्या हुआ? न उपपद्यते, ऐसा अर्थः न उपपद्यते। लोअर एब्डोमिनल पेन है, हो सकता है मेंस्ट्रुअल पेन हो, सर मर्द है सर 40 साल है, मेंस्ट्रुअल पेन नहीं हो सकता उसको। न उपपद्यते, समझ रहे हैं? न उपपद्यते, उपपद्यते मतलब पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ऐसा अर्थः न उपपद्यते, अत्र उसका पेट मेंस्ट्रुअल पेन से दर्द कर रहा होगा, ये उपपद्यते नहीं हो सकता ना। वो आदमी है 40 साल, तो पेट फूल रहा है। हम लोगों को बोलते हैं पेट फूलने के डिस्टेंशन के 5 acts of distension of abdomen. One is fat, one is flatus, one is feces, one is fetus. Understood? Interesting है ना? पेट फूल गया है तो क्या होगा? या तो fetus होगा या तो flatus होगा। देखो क्या क्या मिल रहे हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, विकल्प मिल रहे हैं। अगर पेट फूला हुआ पेशेंट आता है इसमें संभव लगेगा ना, अब भैया फिटस तो हो नहीं सकता, आदमी इतना बड़ा फिटस तो हो नहीं सकता उसके पेट में, तो न उपपद्यते। ओके, दूसरा बहुव्रीहि समास, योनि संभवः, दोष संभवः, मृत संभवः आदि पदेषु योन्यः संभवो यस्य सः, दोषात् संभवो यस्य सः इत्यादिभिः बहुव्रीहि समासेन यस्मात् यस्य संभवः सः इति एतस्य प्रकारस्य ज्ञानं भवति। दोबारा पढ़ो क्या? जिसमें से जिसकी निर्मिति हो रही है ना, जैसे ज्ञान संभव, ज्ञान से संभव हो रहा है, दोष संभव रोगों का संभव दोषों से होता है, दोष नहीं होगा तो रोग नहीं होगा। इति एतस्य प्रकारस्य ज्ञानं भवति। चक्रपाणिः परिभाषा उभयविध समासं प्रतिपादयति, यथा यत् उत्पद्यते स यस्मिन् उपपद्यते तस्य संभवः, जो निर्माण हो रहा है वो जिससे निर्माण हो रहा है उसका संभव है। बस सारतः वक्तुं शक्यते यत् संगत्या, देखिए सुनिए, संगत्या युक्त्या हेतुना सिद्धांतेन वा कस्मिंचित् प्रसंगे कश्चित् अनुदार्थः संभवति वा न वा
इति प्रसमीक्ष्य परामर्शः संभवेन अभिहिता। और एक बार पढ़ता हूं, बहुत जरूरी है। कस्मिंचित् प्रसंगे कश्चित् अनुक्तः अर्थः संभवति वा न वा इति प्रसमीक्ष्य परामर्शः संभवेन अभिहिता। ये परिस्थिति में संभव है कि नहीं, इसका जो विवेचन है वो संभव तंत्र में आता है, जिसमें से जिसका जन्म होता है। जैसे अभी क्या बोलेंगे आपको, पिंपल्स आ रहे, पिंपल्स, ये क्या बोल रहा है, पिप्लु व्यंगानाम संभवः, पिंपल्स आ गए। तो वो किस एरिया की बात कर रही है, क्यों, पिप्लु व्यंगानाम संभवः मुखे भवति, मुखे एव भवति, है कि नहीं, संभव। इट arises there only, उसकी निर्मिति वहां हो सकती है। तो संभव तंत्र से यदि यस्मिन् उपपद्यते यद उपपद्यते, ये दो समास से संभव तंत्र का ज्ञान होता है। इसे हम डिटेल में जाएंगे तो मैं मेरे मेन टॉपिक से भटक जाऊंगा, ये अलग विषय है आपके तंत्र की समझने का। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब ये जो क्या है, ये क्या है, संभावना अधिष्ठित, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, संभावना अधिष्ठितः तर्कः संभवः। संभवः नाम किम, संभावना अधिष्ठितः तर्कः संभवति वा न वा, उपपद्यते वा न वा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। व्हाट यू आर जजिंग, you are judging the possibility, you are anticipating the possibility of happening of certain event. Are you getting what I want to say? I am anticipating the possibility of happening of some events. नहीं, और भी आप नहीं समझ पा रहे। मैं ये बोल रहा हूं, बोलिए। No, I am trying to take you somewhere. What I am trying to tell you is that what I am trying to judge is the possibility of happening of certain event. What it is called? Let me give one example. I have a dice. I threw the dice. What is the possibility of getting 2? Are you reading my mind? देखिए मैं क्या दे रहा हूं संभावना से, प्रोबेबिलिटी, एक्सीलेंट प्रोबेबिलिटी। और देखो मैं कहां ले जा रहा हूं, ये क्या बोल रहे हैं, संभावना अधिष्ठितः तर्कः, संभावना को अधिष्ठान किया हुआ तर्क, वो तर्क जो संभावना दिखाए कि ये होने की संभावना कितनी है, क्या संभावना है ये होने की, इसका कोई साइंस है क्या। एक गुरु जी बीमार पड़ गए हैं तो उनके ठीक होने की संभावना कितनी है, ये हमको जज करना पड़ता है ना एज डॉक्टर। तो हम तर्क करते हैं ना, ये संभावना है कि नहीं, ये संभव है कि नहीं, उपपद्यते वा न वा, ये ठीक हो सकता है कि नहीं, ये कौन कैसे, ये ठीक इसको ले जाओ, ये हमको बताना पड़ेगा ना, काय के लिए पैसे वेस्ट कर रहे हो, इसको उठाओ और ले जाओ। तो अब संभावना अधिष्ठितः तर्कः इस संभव। नाउ यू सी वेयर आई एम। मैडम ने क्या बोला, समझ में आया क्या आपको? प्रोबेबिलिटी कितने लोग जानते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? जैसे द्यूत खेला जाता है ना, द्यूत महाभारत देखा होगा आपने, चौबारा बोलते हैं, पोबारा बोलते थे, सुगनी मामा पोबारा पोबारा सब बोलते थे, मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। चौसर खेल रहे हैं, डायस है, वो जिसपे 1 2 3 4 ऐसे ठिपके लगे होते हैं, चौकोरी षटकोरी जो होता है उसको ऐसे हिला के डालते हैं। अब उसमें 6 आने का चांस कितना है बताइए? 1 आउट ऑफ 6 चांस है। व्हाट यू आर जजिंग? See, this is mathematics. Theory of probability, theory of, है ना, 6 में से 1 फलन आने वाला है। फलन कितने हैं? 6। एक में 1 लिखा है, एक में 2 लिखा है, एक में 3 लिखा है, तो 6 में से 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/6। 6 बार डालोगे तो 1 बार 1 6 आ सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये क्या कर रहे हैं आप? यू आर जजिंग रैंडम आउटकम। सी
is there any difference between probability and possibility, or both are same thing? Just rub your head for some time and tell me whether there is any difference between probability and possibility. मैं बोल रहा हूँ is it probable और मैं बोल रहा हूँ is it possible, दोनों एक ही चीजें हैं क्या? फर्क है तो क्या फर्क है? अच्छा देखो तो सर क्या बोल रहे हैं? सर ना थोड़ा थोड़ा जल्दी पास पहुंच जाते किसी भी चीज की। बोलिए सर आपने मुझे बोला कभी कभी नहीं हो सकता। और थोड़ा पास में आइए। अभी मैं बता देता हूँ ज्यादा। हाँ सर बोलिए। No, madam says no. Madam, I'm not saying anything. Okay, madam is saying no. I think possibility is a flat or more wide canvas. बरोबर. और probability म्हणजे आपण काहीतरी specific गोष्टीकडे आपण त्याच्यात निश्चितच अजून शोधण्याचा प्रयत्न करतो. बरं मी तुम्हाला अजून थोडासा टिप देतो. आता तुम्ही जेव्हा असं करून टाकता तेव्हा तुम्ही काही पॉसिबिलिटीची अपेक्षा करता का? हा नाही करत. No. See what I'm trying to say. When you are rolling the dice, आप जब वो चौसर क्या बोलते हैं उसको फोर घुमा रहे हैं तो आप कुछ पॉसिबिलिटी जज करते हैं हाँ आपको जो चाहिए वो मिलता है। बोलिए आपको तो बहुत कुछ चाहिए। आप कुछ सोचते हैं कि ये होगा कर नहीं सोचते हैं आप। सर आपण असं म्हणतो की पॉसिबिलिटी हाँ मैडम हिंदी में बोल रही तो समझ। दिस इज जस्ट रैंडम थॉट। पता नहीं मैं सही बोल रही हूं। लेट्स ट्राई टू हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके पॉसिबिलिटी को आप बोलिए शक्यता। हाँ ठीक है पॉसिबिलिटी म्हणजे शक्यता आणि मग प्रोबॅबिलिटी आय एम जस्ट थिंकिंग अलाउड माझ्या डोक्यात निश्चित नाही। प्रोबॅबिलिटीला आपण असं म्हणू का की आपण ती शक्यता काहीतरी निश्चित करण्याचा प्रयत्न करतो। नहीं मैडम बोल रहे हैं ये शक्यता है। देखिए पॉसिबिलिटी मतलब शक्यता हाँ हो सकता है। प्रोबेबिलिटी जब हम सोच रहे हैं तो हम उसे कुछ ठोस रूप देने का प्रयत्न करें। किसी शक्यता शक्यता मतलब फैली हुई है सब। नहीं I may be wrong, नहीं अभी मैं आपको टिप देता हूँ। मैं टिप दे रहा हूँ मेरी टिप आप पकड़ नहीं रहे। हाँ तो उसमें बहुत कम रहता है तो हम वो एग्जांपल लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए नहीं हम बोलिए ना। अगर एम्पायर सिक्का उछालता है हाँ तो हम लोग सोचते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ लेकिन ये भी हो सकता है कि ना हेड आए और ना टेल आए और सिक्का मिट्टी में खड़ा रह जाए बीच में ही। हाँ तो वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं हाँ पिक्चर में हो सकता है ग्राउंड में नहीं हो सकता। नहीं मैं कोई टिप दे रहा हूँ आप पकड़ नहीं रहे। हाँ मैं ये टिप दे रहा हूँ आपको कि आप जब डाइस घुमाते हैं तो कितने आ सकते हैं इस बारे में आपकी कोई सोच होती है क्या? माइंड कैसे होती है क्या? एक्चुअली नल पे छोड़ते हैं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। अरे आप पकड़ नहीं रहे मेरी बात को। See what is the difference between possibility and probability? Probability is theory of random outcomes. You let itself that the outcome is going to be random. It is random outcome. It is random outcome. आप outcome anticipate नहीं करते probability में. And possibility is the संभावना based on reason. कितनी संभावना है कि ये एग्जाम ये पास कर जाए? You
नो द फैक्ट ये पढ़ाई कर रहा है, ये सही में तैयारी कर रहा है, ये ऐसा ऐसा लगा हुआ है, it is possibility that he will pass. But what is the probability? Probability is the calculation of random outcome, and possibility is based on some ground features, ground information that you have. अभी आपके पास तो इंफॉर्मेशन है कि डाइस में 6 साइड्स होते हैं, पर आपके कोई काम की है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं, you cannot anticipate the outcome, it is always random. So random outcome therapy is probability therapy, and anticipated possibility therapy is possibility therapy. Possibility therapy is very important. ये मैं तो बोल रही थी उसका विपर्य हो गया। Understood. Probability is always random outcome. You are judging it. देखो, जब हम वो डायस गोल घुमा के फेंकते हैं, तब हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे जो कोई अनुमान कर सकते क्या? अरे अनुमान करने के लिए कुछ बेस लगेगा ना आपको, तो अनुमान करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आपके पास। पर जैसे एक आदमी को खांसी हो गई कल से, तो खांसी ठीक होने की संभावना कितनी है? पूरी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को खांसी हो जाती है और 7-5-6 दिन में ठीक हो जाती है। दवाई लिया तो 5 दिन में, नहीं लिया तो 5 दिन में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने तो नहीं बोलना चाहिए, पर अब आप ये पॉसिबिलिटी जज कर सकते हो ना। तो यहाँ से तो गिर गया, अब मेरा ब्रेन हैंडल तो मर जाऊंगा क्या मैं? तो पैर फिसल के गिरने से कोई इतनी ब्रेन गिर नहीं होती ना। मैं वो 50 फुट का आदमी थोड़ी हूँ, 5.5 फुट का आदमी हूँ। यहाँ से गिर के कितना मेरा सर फटेगा? So possibility of getting sleep and breaking my head is less. You can anticipate this possibility. जब कोई बच्चा जब गिरता है तो क्या मर जाता है क्या? हाँ, वो उठा भी नहीं, तो हम जाके उठाते उसको, क्योंकि हमको पता है कि इसकी फिसल के गिर के मर जाने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि वो इतना इंजरी हुआ नहीं होगा उसको। No, sir. Thousands of such events. Yeah, like what I'm telling you, in the case of possibility, you have certain data to judge the outcome. So hundreds of events you have seen. Yeah. In 99 of them, same thing is happening. Yes. So their probability is also tending to 100. Yeah. But probability deals with random outcomes always. Probability deals with random outcomes. This is also random. Yeah. That probability, you are drawing mathematical probability by recurrence of occurrences. So again you are measuring the recurrence only. Yeah, recurrence of occurrences in the case of probability. In the case of possibility, you are dealing with data on the base of certain reasoning. Possibility में Probability is also reasoning. It's not नहीं, it is reasoning towards random outcomes. अरे मुझे ये बताइए ना कि जैसे आपके पास डायस है, अब डायस घुमा रहे आप, अब इसमें 3 आने का क्या रीजन दो गया? So event is random. What I am telling you, what is event? Outcome is random, no, always. Outcome is random. Yes, in the case of possibility, that outcome can be judged. In the case of possibility, in the case of probability, whatever you do, you cannot judge the outcome. Isn't it? This is what मैं क्या बता रहा हूँ? अपने काम की चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, अपने काम की चीज नहीं है। संभव के करीब प्रोबेबिलिटी नहीं आती, संभव के करीब आती है पॉसिबिलिटी। हमारी जो संभव की डेफिनेशन है, हाँ, हम जो संभव से पॉसिबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, ये संभव से पॉसिबिलिटी की तरफ हम आ रहे हैं क्योंकि हमारी संभव की थ्योरी के करीब क्या जा रहा है? पॉसिबिलिटी जा रही है। मैं पेशेंट के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी और पेशेंट के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही रहनी है। आपके पास पेशेंट है, वो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। because there are only 2 chances, either he will get cured or not, so probability is always 50%. What is the possibility? The possibility differs
because I know that this is a chronic case, he is suffering from AIDS, he has also cancer also, he has heart failure also. So So on what basis? By measuring hundreds of data, right? By seeing that hundreds of patients. no, I have ground level report of that patient, which is telling that his condition. Data only, right? Yeah, like it is his actual position. On the basis of that position, I can judge the outcome. See, if you have a patient who or every one of us can die, so what is the probability of every one of us getting cured? Everyone has probability of 50%. आप किसी क्लिनिक में गए? That is theoretical. No. But if you measure Not. how each medicine is successful, See, there are only two outcomes. One case, two outcomes. Probability is going to be 50% in any case. but such medicines we don't prescribe. No. Prescribe whatever We medicine. are not going towards medicine. What I am telling you, what is the probability of you getting cured? 50%. है ना? आपके ठीक होने की probability कभी भी कितनी है? 50% ही। क्योंकि दो ही आउटकम है ना, आप ठीक होगे या नहीं होगे। जिसे सर ने बोला 50% चांस, है ना? वो उतनी रहेगी probability, पर possibility जो है, अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अगर आपको chronic cough भी है, अगर आपको उसमें AIDS भी हो गया, अगर कैंसर, possibility is going down. I know that possibility of him getting cured is low. What I am going to say is the possibility theory is closer to our concept of sambhava, and the possibility theory is a इन दोनों के लिए हिंदी और संस्कृत में एक ही शब्द है संभावना, ये अलग है। हाँ, अब यार उस बारे में मैंने स्टडी नहीं किया, देखते हैं आप। देखो और एक है, दोनों की संभावना है। आप प्रोबेबिलिटी आप सर्च कर लीजिए ना गूगल पे। हाँ, संभावना क्या है दोनों के लिए एक ही, बट एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, these two are alternative theories. One deals with random data, one deals with random data. Possibility deals with uncertainties. हमको पता नहीं है, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसका ठीक होने का चांस कितना है, बट इट डिपेंड्स ऑन सम ग्राउंड रीजनिंग sources. You have some authentic source on the basis of which you are doing reasoning to anticipate the outcome. And in the case of probability, there are no such anticipations because they are random outcomes always. So, possibility theory is mathematical theory for dealing with situations of uncertainty. It is able to handle incomplete data. It is alternative to the theory of probability. And applications. Now see the applications. It is applied in business management. It is applied in computational logics. It is applied in data analysis, and it is applied in artificial intelligence. आज का रिसर्च का सबसे हॉट टॉपिक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी एक बड़ी बहस हुई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बढ़ेगा तो आदमी दिमाग की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कोई भी टास्क दे दो, आपको वो सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। This much is the importance of practical application of theory of possibilities, which is closer to the theory of sambhava. See, this evidence therapy, belief therapy, Dexter-Shaffer's therapy, theory, and it is based on theory of probability, theory of possibility, and fuzzy therapy, fuzzy logic बोलते हैं उसको। ये सब मुझे नहीं पता क्या है। आप जाओ, इसमें रिसर्च करो और ढूंढ लो। ये एक डोमेन है जिसमें पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। So there is domain where probability and possibility is intersecting, but there is much bigger domain where they differ from each other. Okay? Yes. धन्यवाद।